स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, भारत का ही कानून है, कोई कल्पना नहीं है। अगर कोई भारतीय साल का 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है या 100 करोड़ भी कमा ले, फिर भी भारत सरकार को 1 रुपए भी इनकम टैक्स ना दे, तो क्या आप उसे टैक्स चोरी कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर करोड़ों कमाकर भी 1 रुपए टैक्स ना देना, 1 रुपए भी टैक्स ना देना कानूनी तौर पर पूरी तरह से वैलिड है। एक तरफ दिल्ली और मुंबई, भोपाल, लखनऊ जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, जहां पर मार्च आते ही लोग SCC, ELSS, PPF, इंश्योरेंस और CA के चक्करों के साथ साथ IIT नोटिस के डर में जीना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक ऐसा नागरिक भी है, एक ऐसे राज्य के नागरिक भी हैं जो बिना किसी टैक्स के डर के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। साथियों, उनको जैसे बाकी भारतीयों के लिए हाई टैक्स इनकम में आने से, ब्रैकेट में आने से टैक्स देना पड़ेगा, सिक्किम के रेसिडेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट रेट लागू होते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना है। FD पर कोई टैक्स नहीं देना है, कैपिटल गेन्स पर कोई टैक्स नहीं देना है। अब आप सोचिए, ये जीरो टैक्स जोन में आ गए हैं इनकम के। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? और क्या संविधान के समानता के सिद्धांत के यह विपरीत नहीं है? क्या यहां पर अनुच्छेद 370 जैसा कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है? क्या देश के लिए कोई भी बड़ा बिजनेसमैन जाकर वहां बस जाए तो उसका भी टैक्स माफ हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि भारत जब वन नेशन वन टैक्सेशन की बात कर रहा है तो 50 साल पुराना यह स्पेशल प्रिविलेज आज भी क्यों जिंदा रखा गया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। साथियों, आज हम सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी और एक एग्जेम्पशन की बात नहीं करेंगे। आज हम समझेंगे हिस्ट्री को, जियोपॉलिटिक्स को, नेशनल सिक्योरिटी को, कॉन्स्टिट्यूशन को और इकोनॉमिक्स को। इन सब को मिलाकर देखेंगे भारत का सबसे अनोखा टैक्स मॉडल जो कि इंप्लीमेंटेड है पिछले 50 सालों से सिक्किम में। तो साथियों, कागज और पेन निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 1975 से, भारत के इतिहास का एक ऐसा पल जिसने न केवल भारत को उसका 22वां राज्य दिला दिया, बल्कि एक ऐसा संवैधानिक वादा भी किया जो आज 50 साल बाद भी निभाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि लगभग 370 वर्षों तक सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। वह वास्तव में वहां पर चोग्याल डायनेस्टी के राजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी, अपना संविधान था और अपना अलग टैक्सेशन सिस्टम भी था। 1948 में चोग्याल राजा ने सिक्किम टैक्स मैनुअल बनाया, जिसके तहत सिक्किम के स्थानीय निवासियों से किसी भी प्रकार का कोई भी पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। फिर आता है 1975 का मोड़। 1975 में क्या होता है दोस्तों? उत्तर में चीन का जो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आक्रामक दबाव था, डोकलाम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रणनीतिक संवेदना थी, और इसके साथ साथ भारत समझ चुका था कि सिक्किम का भारत में विलय केवल एक भौगोलिक ज़रूरत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय किया जाता है, लेकिन समझौते में एक बेहद कड़ी शर्त सिक्किम की तरफ से रखी जाती है। शर्त यह थी कि सिक्किम ने कहा कि अगर हम भारत का हिस्सा बनते हैं तो हमारी पहचान, हमारे पारंपरिक कानून और हमारी टैक्स छूट को छूने की इजाजत किसी को नहीं होगी। भारत के तत्कालीन नेतृत्व ने राजनीतिक एकीकरण को प्राथमिकता दी और इस शर्त को स्वीकार कर लिया, और वह ऐतिहासिक समझौता किया गया जिसके कारण आज तक जीरो टैक्स मॉडल अपनाया जा रहा है सिक्किम के नागरिकों के साथ। अब दोस्तों, सवाल यह है कि सिर्फ एक ऐतिहासिक समझौते से देश के इनकम टैक्स माफ किया जा सकता है क्या? यहीं पर एंट्री होती है भारत के संविधान की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371F, जो कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यह अनुच्छेद कहता है कि विलय से पहले सिक्किम में लागू सभी पुराने स्थानीय कानून तब तक जारी रहेंगे जब तक भारत की संसद खुद कानून बनाकर उन्हें बदल न दे। इसके साथ साथ एक और प्रोटेक्शन दिया गया, वह है आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में 26AA में।
साल 2008 में भारतीय संसद ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधन करके सेक्शन 10(26)(a) को जोड़ा, जिसने सिक्किम के नागरिकों की कमाई को इनकम टैक्स से 100% कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी। अब साथियों, इसके बाद एक और बड़ा इवेंट होता है और वो होता है वर्ष 2013 में। वर्ष 2013 में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। विवाद यह था कि क्या टैक्स छूट केवल सिक्किम के सब्जेक्ट सर्टिफिकेट रखने वाले मूल निवासियों को ही मिलेगी या उन भारतीयों को भी मिलेगी जो 1975 से पहले सिक्किम में जाकर बस चुके थे। मातृभूमि में जो लोग ओरिजिनल हैं उन्हीं को, या जो बाहर से गए लेकिन 1975 से पहले से बस गए। सिक्किम में जो बस गए, यहां पर मातृभूमि में समानता के सिद्धांत को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि 26 अप्रैल 1975 से पहले बस चुके किसी भी भारतीय के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और इसके कारण क्या हुआ, उनको भी टैक्स में छूट प्रदान कर दी गई। अब इस ऐतिहासिक फैसले ने रातों रात सिक्किम की 99% आबादी को 100% टैक्स फ्री ब्रैकेट में लाकर खड़ा कर दिया। अब साथियों, जहां पर जरा सोचिएगा और ठहरिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप सिक्किम में एक फ्लैट खरीद लें या फिर वहां जाकर चलो आप बस जाते हैं, अपनी कंपनी का टैक्स जीरो कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा। यहां पर एक बड़ा कानूनी दायरा है जिसे आपको समझना होगा। 26 अप्रैल 1975 का एक कट ऑफ डेट है। यह छूट केवल उन्हीं परिवारों को मिलती है जिनके परिवार 26 अप्रैल 1975 से पहले सिक्किम के वैध निवासी रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके थे। दूसरा, जो बाहरी नौकरी या ट्रांसफर करके वहां पर इस समय पोस्टेड हैं, अगर आपकी पोस्टिंग सिक्किम के आर्मी, रेलवे, एसबीआई या केंद्रीय सरकार के या किसी एमएनसी में भी होती है, तो आप पर भारत सरकार के सामान्य टैक्स लॉज ही लागू होते हैं। एक प्रॉपर्टी का भी क्लॉज है। गैर निवासी सिक्किम में जमीन नहीं खरीद सकते, जिससे इस प्रावधान का अनुचित लाभ उठाना व्यवहारिक रूप से एक तरीके से असंभव हो जाता है। अब सवाल उठता है दोस्तों कि यह व्यवस्था 1975 से शांतिपूर्ण रूप से चल रही है, तो अचानक 50 साल बाद इस पर विवाद और समीक्षा की मांग क्यों उठ रही है? तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला बड़ा कारण है शेल कंपनीज का खतरा और मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा। जांच एजेंसीज को और विषय विशेषज्ञों को, वित्तीय विशेषज्ञों को यह चिंता है कि देश के बड़े कॉरपोरेट्स और बिजनेसमैन स्थानीय निवासियों के नाम पर कागजी कंपनियां यानी कि शेल कंपनीज खड़ी कर सकते हैं और बैंक अकाउंट खोलकर अपने काले धन को सफेद करने की यानी कि राउंड ट्रिपिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, इक्वालिटी और सॉवरेन प्रॉमिस का बहस है दोस्तों। जब पूरे देश में वन नेशन वन टैक्सेशन का ढांचा लागू हो रहा है, तो एक वर्ग मानता है कि इस व्यवस्था की भी समीक्षा किया जाना आवश्यक है। दूसरा वर्ग यहां पर दोस्तों यह भी कहता है कि यह केवल टैक्स का मामला नहीं है। 1975 में भारत गणराज्य द्वारा सिक्किम की जनता से किया गया एक संप्रभु वादा है, एक सॉवरेन ट्रस्ट है। यदि भारत अपने ऐतिहासिक वादों से पीछा हटता है तो रणनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों का भरोसा भारत के लिए छूट सकता है, टूट सकता है। अब दोस्तों जरा भारत से बाहर निकलकर हम वैश्विक क्षितिज पर आपको ले चलते हैं, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर लोगों की अपनी आय पर जिंदगी भर कोई टैक्स नहीं देना होता है, फिर भी उनकी सरकारें अरबों डॉलर्स कमाती हैं। जैसे हम यूएई और कतर की बात करें, वहां पर इनकम टैक्स जीरो है, लेकिन रेवेन्यू के लिए वहां पर क्रूड ऑयल पर 5% वैट, कॉर्पोरेट लाइसेंसिंग, टूरिज्म, इनसे टैक्स लिया जाता है। कुवैत की अगर हम बात करें, वहां पे भी 0% टैक्स है। वहां पर मैसिव सॉवरेन ऑयल रिजर्व्स हैं जिनसे वे कमाते हैं। बहामास की बात करें, वहां पर भी 100% इनकम टैक्स, 0% इनकम टैक्स है। वहां पर लग्जरी टूरिज्म, ऑफशोर ग्लोबल बैंकिंग फीस, इनसे पैसा कमाया जाता है। इसी तरीके से वनातू है, यहां पर भी सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 0% टैक्स होने के बावजूद भी इनकम जनरेट लाखों डॉलर का किया जाता है। इकोनॉमिक्स का सीधा नियम समझिएगा दोस्तों, देयर इज नो फ्री लंच। जहां सरकारें आपकी इनकम से टैक्स नहीं लेती हैं, वहां वे आपके कंजम्पशन से, आयात निर्यात से और प्राकृतिक संसाधनों से उनकी भरपाई करती हैं। दूसरी तरफ नीदरलैंड्स में जैसे देश हैं जहां पर 49% तक टैक्स लिया जाता है, लेकिन बदले में नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और हेल्थ केयर जैसी मजबूत सोशल सिक्योरिटीज दी जाती हैं।
तो दोस्तों निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि सिक्किम की कहानी सिर्फ इनकम टैक्स की कहानी नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण, विश्वास और संवैधानिक संतुलन की एक कहानी है। अब एक विचारणीय प्रश्न आपके लिए है कि क्या एक विकसित होते राष्ट्र को 1975 में किए गए अपने ऐतिहासिक वादों को हमेशा निभाना चाहिए, या आधुनिक आर्थिक जरूरतों और इक्वालिटी के प्रिंसिपल को देखते हुए इनमें बदलाव का समय आ गया है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 जुलाई से प्रारंभ हो रहे हैं। इन बैचेस में आपको स्मार्ट मॉडल पर पूरे बैच का स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। कोर्स की स्टार्टिंग प्राइस 999 है, यानी कि 9,999 रुपये है, और इस पर एक बेहतर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ यदि आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और अगर एडमिशन से रिलेटेड कोई इशू होता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।